तो सम्मेलन में युवाओं के साथ प्रौढ़ अध्येताओं की भी प्रस्तुति हर साल के लिए निर्धारित की गई है। तो अगले 2 दिन में हम इनमें से कुछ वरिष्ठ अध्येताओं को सुनेंगे। इन लोगों ने अपने कई साल इन लोगों ने कई साल बाबा जी के साथ दर्शन को समझने में लगाए हैं और इतने सालों के इनके जो प्रयास रहे हैं, शोध है, विचार है, वे हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे। तो अब मैं राकेश गुप्ता भैया जी को आमंत्रित करती हूँ कि भैया आए और अपने विचारों को हमारे सामने रखें। राकेश भैया अपनी पत्नी प्रियंका भाभी के साथ बैंगलोर में सपरिवार रहते हैं और दोनों भी बहुत गंभीरता से दर्शन को समझने में लगे हुए हैं। और आपकी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से पूरी हुई है और कुछ साल कॉरपोरेट में जॉब करने के बाद इनका परिचय बाबा जी से हुआ था। भैया और उनके साथियों के प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं कि बाबा जी के साथ हुए संवादों को वो हमारे साथ साझा करते हुए आए हैं, जिससे हम सभी को अध्ययन में काफ़ी सहायता मिलती है। तो इसी क्रम में मैं अभी राकेश भैया जी को हैंड ओवर करती हूँ। सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ। आप में से मैं इस दर्शन और इसके लोकव्यापीकरण की जो 3 योजनाएं हैं उसको लेकर अपनी समझ को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो पहले इसका बैकग्राउंड है कि देखिए, मध्यस्थ दर्शन का जो मूल है वो श्रद्धेय नागराज जी द्वारा किया गया अनुसंधान है। और अनुसंधान का मतलब है कि ये पहले से परंपरा में उपलब्ध नहीं था, या परंपरा में जो उपलब्ध था उस विधियों से इसको साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। परंपरा में जो विधियां उपलब्ध हैं उस विधि से सह अस्तित्व को, जीवन को गठनपूर्ण परमाणु के स्वरूप में, क्रियापूर्णता को ब्रह्म मुक्ति के स्वरूप में, आचरण पूर्णता को जागृत परंपरा के स्वरूप में साक्षात्कार, बोध और अनुभव नहीं किया जा सकता था। परंपरा में क्या चीज उपलब्ध थी? परंपरा में जो आदर्शवादी परंपरा है उसमें साधना है जिसकी अंतिम उपलब्धि समाधि बताया गया है और उसको अलग अलग नामों से दिया गया है और उसके लिए अलग अलग विधियां भी बताई गई हैं। बट जो भी उसका नाम हो, चाहे वो निर्वाण नाम हो, समाधि नाम हो, मोक्ष नाम हो, कुल मिला के वो एक निर्विचार स्थिति का ही वर्णन है। तो एक स्वयं में निर्विचार की स्थिति है जिसका बाबा जी ने वर्णन किया है कि उन्होंने अपनी आशा, विचार, इच्छा को चुप होते हुए देखा, है ना। तो उनके जो प्रश्न, जिन प्रश्नों के साथ में उन्होंने साधना के लिए उन्होंने अपना मन बनाया था, उन प्रश्नों का उत्तर समाधि की स्थिति में नहीं मिला, जो कि परंपरा के द्वारा बताई गई सर्वोच्च स्थिति है। तो समाधि की स्थिति में उनको ज्ञान या अनुभव नहीं हुआ और समाधि के बाद परंपरागत विधि को छोड़कर उन्होंने संयम किया है। संयम काल में उन्होंने अध्ययन किया है। इस बात को भी नोट करना आवश्यक है कि संयम काल में उन्होंने अध्ययन किया है। अध्ययन पूर्वक उनको क्रमशः साक्षात्कार होकर अवधारणा बोध हुआ है, फलतः अस्तित्व में अनुभव हुआ है।
तो बाबा जी को किसी चमत्कार पूर्वक नहीं हुआ है, संयम को जो उन्होंने परंपरा विधि को छोड़कर जो उन्होंने संयम की विधि को अपनाया, उससे उनको संयम काल में अध्ययन हुआ है, फलतः साक्षात्कार होकर अवधारणा बोध हुआ है और फिर सह अस्तित्व में अनुभव हुआ है। अनुभव के बाद उन्होंने अपने यथार्थ ज्ञान का भाषाकरण करके मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद को लिटरेचर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। और क्यों किया इसको लिटरेचर फॉर्म में प्रेजेंट? क्योंकि अब इसको अध्ययन करके हम अनुभव तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन हुआ, साधना विधि से समाधि तक पहुंचे, समाधि में उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने संयम का डिज़ाइन अपने तरीके से डिज़ाइन किया, परंपरा विधि को छोड़कर डिज़ाइन किया। संयम काल में उनको अध्ययन हुआ, अध्ययन पूर्वक उनको अनुभव हुआ, अनुभव पूर्वक उसको उस यथार्थ ज्ञान का भाषाकरण उन्होंने किया, जिसको उन्होंने मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद नाम दिया। तो बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन को, जो अभी तक मानव जाति के इतिहास में जो दो विचारधाराएं आई हैं, आदर्शवाद और भौतिकवाद, इन दोनों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। अब इसके विकल्प के साथ में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने उनके मन में एक मंगल कामना उपजी कि कैसी होनी चाहिए ये भूमि। तो उसको आपने कई जगह सुना होगा कि भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। तो ये जो है उन्होंने पूरी धरती पर संपूर्ण मानव जाति के लक्ष्य के रूप में स्वीकारा कि ये संपूर्ण मानव जाति आज जहाँ पर खड़ी है, इसको जहाँ पहुँचना है, उसके लक्ष्य के रूप में उस मंगल कामना को किया। इसका नाम दिया जागृत मानव परंपरा, कि मानव जागृति की परंपरा धरती के ऊपर स्थापित हो जाए, ऐसी वहाँ पर उन्होंने इस लक्ष्य को किया। और फिर दूसरा नाम इसको दिया अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, कि जागृत मानव परंपरा का ही दूसरा नाम दिया अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। और तीसरा नाम इसको दिया 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, जागृत परंपरा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था और 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। अब ये जो लक्ष्य है, इसको साकार करने के लिए 3 योजनाएं बेसिकली उन्होंने प्रस्तुत की हैं। जैसा कि आज चंद्रशेखर भैया ने भी इस बारे में इस सम्मेलन में एक अपडेट दिया था कि ये जो 3 योजनाएं हैं, इसको लेकर पिछले साल में हमारी क्या प्रगति हुई है ना। तो ये 3 योजनाएं जैसे हम जानते ही हैं, ये हैं जीवन विद्या योजना, शिक्षा का मानवीयकरण योजना और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। मैं इन तीनों योजनाओं के बारे में जैसा मुझको समझ में आया है, इनका क्या अंतर संबंध है, ये क्या योजना, इनका क्या, इसमें क्या कंटेंट क्या है, उसको मैं अपने तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि ये तीनों योजनाएं जो हैं, ये लेयर्ड हैं, मतलब ये एक से दूसरी जुड़ी हुई हैं। और बाबा जी ने इन तीनों योजनाओं को क्रियान्वित करने का अपने शरीर यात्रा काल में ही एक फाउंडेशन वर्क किया है। तो देखें तो जब ये समाधि संयम पूर्वक अनुभव संपन्न हुए, जागृत हुए, तब उसके बाद में सबसे पहले स्वयं को प्रमाणित स्वरूप में इस्टेब्लिश किए, है ना। तो अपने जीने का डिज़ाइन जो है उन्होंने पहले से भिन्न बनाया, है ना। कृषि, गोपालन इत्यादि के आधार पर उन्होंने एक बात करते हुए बताया कि 5 साल लगे उनको अपने जीने के डिज़ाइन को रीसेट करने के अंदर। तो
इस तरीके से उन्होंने अपने पूरे डिज़ाइन को समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का डिज़ाइन बनाया। तो अगर उसको देखें तो वो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक तरीके से सबसे आधार है, मतलब वो हमारे लिए एक बेसिक रेफरेंस है। दूसरा, फिर उन्होंने अपने जो ज्ञान का जो भाषाकरण शुरू किया, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को लिटरेचर फॉर्म में लिखना शुरू किया, और उनके साथ में उनके पास में घर में जो लोग आते थे उनको समझाना शुरू किया, जिज्ञासुओं को समझाना शुरू किया, और जो जिज्ञासु हैं उनके पास जाना शुरू किया, है ना। तो ये दोनों क्रम शुरू किया। तो उस तरीके से शिक्षा का मानवीयकरण योजना का सूत्रपात भी उन्होंने अपने घर से ही किया। तो ये काम उन्होंने किया। इसका आगे चल के जो है अछोटी में अध्ययन शिविरों और इस रूप में आगे चल के और विस्तार से इसका आधार बना। तो उसमें अगर हम देखें तो मूल में उनका प्रमाण जो है वो स्वयं रहे, उस प्रमाण के आधार पे अध्ययन कराने की बात रही। तो स्वयं परिवार मूलक विधि से रहते हुए अध्ययन कराना, इस तरीके से शिक्षा का मानवीयकरण योजना का सूत्रपात हुआ। और तीसरा जो लेवल है वो है जनसंपर्क करना, कि अब उसके बाद में एक पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम हो, कि किस तरीके से लोगों के पास इस बात की सूचना पहुंचे। तो आज जैसे रण सिंह भैया ने सुबह रखा कि 1993 में जीवन विद्या शिविर के नाम से ये शुरुआत हुई। तो उन्होंने ही एक प्रकार से जीवन विद्या शिविरों की शुरुआत की। तो अगर हम देखें तो ये जो 3 योजनाएं जो हैं, ये हमारे जागृति क्रम से जागृत होने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ बनाती हैं, और इन्हीं 3 योजनाओं के आधार पर हमारे जो अलग अलग प्रयास हैं वो सब एक सूत्रता और अलाइनमेंट को पा सकते हैं, और इसी के आधार पर एक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। तो एक तो है हमारे जो सभी जीवन विद्या को लेकर ये जो यथार्थ ज्ञान हुआ है, इसके यथार्थ ज्ञान के लोकव्यापीकरण करने के लिए जो 3 योजनाएं बनी हैं, अगर ये 3 योजनाएं हमारे चित्त में स्वीकृत होती हैं तो उस प्रकार से हम में एक दूसरे के लिए पूरकता का एक स्वरूप बनता है। तो पहली जो है जीवन विद्या योजना, वो जो मुझको समझ में आता है, ये एक आउटरीच प्रोग्राम है, जनसंपर्क कार्यक्रम है। ये एक फर्स्ट स्टेप है जो सर्व मानव को एड्रेस करता है, सभी एज ग्रुप्स को एड्रेस करता है। इसका उद्देश्य है परिचय कराना, एक ओवरव्यू देना, और तीसरा है जिज्ञासुओं को आगे अध्ययन से जोड़ना। तो बाबा जी ने प्रबोधकों के मार्गदर्शन के लिए भी एक बुकलेट बनाई है कि इन बिंदुओं को कवर किया जाए। तो ये एक जीवन विद्या योजना जो है, इसका बेसिकली ये कार्यक्रम है, वो है जनसंपर्क के लिए। दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीयकरण योजना। तो उसका मूल मुद्दा ये है कि मानव जाति के पास जो सारा ज्ञान है उसको वो निपुणता, कुशलता और पांडित्य के रूप में कन्वर्ट करके अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करती है शिक्षा के माध्यम से। मानव जाति के पास जितना भी कलेक्टिव ज्ञान है उसको निपुणता, कुशलता और पांडित्य के रूप में अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो शिक्षा व्यवस्था का है। तो इस तरह मानव जाति आज तक जहाँ तक पहुँची है उसके सार्थकता को लेकर आगे की कड़ियों को जोड़ने का काम है। तो इसके 2 भाग हैं। एक भाग है इसका प्रौढ़ शिक्षा और दूसरा है क्रमिक शिक्षा। इसका बेसिक जो प्रौढ़ शिक्षा जो है वो कार्यक्रम हमको लगता है कि दर्शन के अध्ययन अभ्यास के जो शिविरों के रूप में जो लोग अभी क्रमिक शिक्षा को पूरा कर चुके हैं या फिर क्रमिक शिक्षा से नहीं भी गुजरे हैं, उनके लिए एक प्रौढ़ शिक्षा के रूप में अध्ययन शिविरों का कार्यक्रम है। और क्रमिक शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली है जो ये अभी के समय में है 10+2+4 या जो भी इस प्रकार के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर इस शिक्षा का समाहित होना। अब बेसिक आइडिया इसमें बाबा जी का ये है कि
अध्यापक ही पाठ्यक्रम है। अगर शिक्षक समझदार और स्वायत्त होगा तो शिक्षा का मानवीयकरण का रास्ता बना लेगा, है ना। तो ये उनका बेसिक निर्देश उसके अंदर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें क्रमिक शिक्षा के जो कार्य योजनाएं हैं, अगर इसको हम देखें तो 3 लेवल के ऊपर इसमें हम ब्रेक इसको कर सकते हैं। एक तो है कि जो अभी इस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आत्मीय विश्वविद्यालय एक है, उनके साथ कोलैबोरेट करना, है ना। तो एक ये कार्यक्रम होता है। दूसरा है कि कुछ रेफरेंस या मॉडल इंस्टीट्यूशंस को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर स्थापित करना। और तीसरा जो काम हमको लगता है इस वाले सेक्शन में लगता है क्रमिक शिक्षा में, कि एजुकेशनल रिसर्च वर्क को करना। तो ये 3 जो काम है क्रमिक शिक्षा के अंदर योजना में दिखाई देते हैं। चाहे एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन हो या अपने स्वयं के बनाए हैं, देखिए उन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही होना होगा और किसी ना किसी स्टेट या नेशनल बोर्ड के उनको अलाइन होना ही होगा। तो क्योंकि हमारा जो इंटेंट है, जो दर्शन बाबा जी का जो इंटेंट है, वो ऐसा लगता है कि उनका इंटेंट है कि मेन स्ट्रीम के लिए काम किया जाए, ना कि कुछ एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेट बनाया जाए। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर परिवर्तन, मेन स्ट्रीम में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन चाहे हम एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम कोलैबोरेट करें, चाहे अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएं, हमको जो अभी संविधानिक रूप से जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, शिक्षा नीति है, उन्हीं के अंदर इसके अंदर हमको जगह बनानी होगी। एक जो नई बात जो कि अभी के एजुकेशन में मिसिंग लगती है, जो कि इस दर्शन से आगे जुड़ने के रूप में नज़र आती है, अपार्ट फ्रॉम कल्चरल इम्प्रूवमेंट, कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अगर हम इस कंटेंट को लेकर आते हैं तो एक वातावरण में एक माहौल बदलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण भाग जो क्रमिक शिक्षा में शामिल करने की दिखाई देती है, वो है व्यवहार अभ्यास और उसके मूल्यांकन को शिक्षा में इंक्लूड करना। देखिए, कर्म अभ्यास को मजबूत बनाना, कर्म अभ्यास को काफ़ी हद तक है भी आज के एजुकेशन में, उसको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लेकिन व्यवहार अभ्यास और उसके मूल्यांकन को शिक्षा में इंक्लूड करना, ये एक नई चीज़ है जिसको जोड़ने की आवश्यकता है, जो अभी हम सब लोगों के लिए चैलेंज है कि किस तरीके से। तीसरा भाग जो मैंने कहा कि एजुकेशनल रिसर्च वर्क का इसमें काम है, तो विविध आयामों में क्वालिटी रिसर्च वर्क की ज़रूरत है, जिसमें अभी तक क्या बताया गया है, उसका क्या सार्थक है और क्या छूटा है, और इस रेफरेंस से उसका क्या उत्तर मिलता है, इसके मजबूत तर्कों के साथ जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुति हो, और उसका पब्लिकेशन जो है वो मान्य जर्नल्स में हो, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के। जैसे कि हम जब ये कह रहे हैं कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, तो इसके तर्क को हमें विकसित करना होगा। कभी ना कभी तो इसको साइंस जर्नल में छपना ही होगा, नेचर जर्नल में छपना ही होगा, और उसको हमें बेसिकली उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको इस्टेब्लिश करना ही होगा। हमको ये बताना ही होगा कि ब्रेन का कितना काम करता है, कितना भाग जो है वो जीवन का है, जीवन की क्रियाओं को स्पष्टतः एक्सप्लेन करना होगा। तो ये जो चीज़ है, ये एक काम होगा शिक्षा में प्रवेश करने के लिए। तीसरा जो योजना है वो है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। तो इसमें जो है 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक स्वरूप बताया गया है, जिसमें स्वनियंत्रण पूर्वक जीने के स्वरूप का वर्णन है। तो कुल मिला के यहाँ पर हुआ ये है कि राज्य और धर्म गद्दी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको परिवार में इंक्लूड किया गया है और उनको 10 स्टेजेस के अंदर पहचाना गया है। स्वराज्य का मतलब स्वराज्य कहाँ पर होगा? परिवार में स्वराज्य होगा। तो परिवार में धर्म और राज्य की गद्दियों के जो रोल्स थे उनको अब परिवार में इंटीग्रेट करना है। परिवार में ही सभा होगी, है ना, परिवार में ही व्यवहार होगा, परिवार में ही न्याय होगा। तो इस प्रकार से
परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में पहचान कर स्वनियंत्रण पूर्वक जो है व्यवस्था को पहचानने का समीकरण करने का एक विजन प्रस्तुत किया गया है। अब आज की स्थिति में हम इस जो विजन है उसके अनुरूपता में हम कहाँ पर खड़े हैं, तो मुझको लगता है कि आज की स्थिति में भी हम सभी कम से कम अपने को इस प्रस्तावित 10 सोपानीय व्यवस्था की पहले सोपान के ऊपर हम देख ही सकते हैं और आगे के सोपानों को इसी धरातल से हमको इवॉल्व करना होगा। हम जहाँ पर खड़े हैं उसको छोड़कर, उसको काटकर, उसको घायल कर कर, उसकी उपेक्षा कर कर हम व्यवस्था को खड़ा कर लेंगे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें व्यवस्था में भागीदारी करने का इसमें एक बहुत सुंदर स्वरूप निकलता है कि इसमें हर एक व्यक्ति का, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे 80 साल का वृद्ध हो या 2 साल का बच्चा हो, वो सब भी परिवार के अंग हो सकते हैं। तो व्यवस्था में भागीदारी करने का मतलब ये नहीं है किसी सभा या मीटिंग के अंदर हम भागीदारी करना। एक वृद्ध जो है समय पर अपना बिना शिकायत के खाना पीना समय पे कर लेते हैं और अपनी स्वच्छता का जिम्मेदारी जितना उनसे बनता है उतना वो अच्छे से कर लेते हैं। एक अच्छा माहौल और एक आशीर्वाद का स्वरूप अपने बनाकर रखते हैं, वो भी एक व्यवस्था में भागीदारी है। एक छोटा बच्चा जो है रात को ब्रश करके सो जाता है, वो भी व्यवस्था में भागीदारी है। तो हम देखते हैं व्यवस्था में भागीदारी करने के हम जो है ये सारे आयामों को हम पहचान सकते हैं। तो इसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट हम इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीना भी व्यवस्था में भागीदारी है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा एक सूक्ष्म चीज़ है। देखने में लगता है कि ये आसान है, पर एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम है और सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग चीज़ लगता है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता में क्रमिक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता है, विधि और व्यवस्था में क्रमिक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता है, और ये धीरे धीरे बदलते हैं। संस्कृति के बदलाव धीरे धीरे बदलते हैं, सभ्यता के बदलाव धीरे धीरे बदलते हैं। तो इसमें बाबा जी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि क्रमिक बदलाव ही स्थायी बदलाव है ना। हम एकदम उठा पटक करके सब कुछ बदल देंगे ओवरनाइट, ऐसा कुछ बदलाव करने की हम कोई कामना कर रहे हैं, इस प्रकार से मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ होगा। क्रमिक बदलाव से ही ये बदलाव हो सकता है। तो मुझको लगता है कि एक सूत्र जो बाबा जी ने इसमें दिया कि हम जहाँ भी हैं उसकी यथास्थिति में संतुलन को बनाए रखते हुए अपनी विकास में प्रवृत्ति को बनाकर रखें। यथास्थिति में संतुलन और विकास में प्रवृत्ति, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसका ये अगर हम इस चीज़ को स्थिर बना सकते हैं तो इसमें एक जैसे आज हम कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए, जैसे सुनील खेड़ा जी ने अपनी बात को रखा। हर कोई परिवार अपने लिए एक स्वरूप बना सकता है कि क्या उसके लिए यथास्थिति का संतुलन का मतलब है, और उसके साथ में वो आगे विकास के लिए क्या करे ताकि वो गिल्ट फ्री विधि से आगे बढ़ सके। तो मध्यस्थ दर्शन पर आधारित हर एक संस्थान अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन इन 3 योजनाओं के तहत कर सकता है, और यदि हम ऐसा मूल्यांकन कर पाते हैं तो एक दूसरे की श्रेष्ठता का भी सम्मान कर पाएंगे और परस्पर पूरकता को भी पहचान पाएंगे और निर्वाह कर पाएंगे। हर व्यक्ति और हर परिवार को भी अपने आप को सही प्लेस कर सकता है और दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर सकता है। अगर हम इन 3 योजनाओं को एक परिवर्तन चक्र में देखें तो उसके सेंटर में है परिवार मूलक स्वराज्य योजना, उसके फर्स्ट पेरिफेरी में है शिक्षा का मानवीयकरण योजना, और सबसे बाहर की पेरिफेरी में है जीवन विद्या योजना। तो
हम देखें तो एक बहुत ही हाई लेवल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है अगर मानव की धरती पर जागृत परंपरा की स्थापना हो रही है। मानव का इतिहास अगर हम देखेंगे तो मानो 2.5 मिलियन साल या 25 लाख साल हो गए हैं मानव को धरती के ऊपर आए हुए, ऐसा अनुमान बताते हैं। उसमें से 15 लाख साल तक आदमी जो है वो रहा है ना स्टोन एज के अंदर, जिसमें केवल एकमात्र इनोवेशन हुआ है ना, पत्थर से कुछ काटने की चीज बनाना। उसके बाद एक तरीके से कॉग्निटिव बिग बैंग हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो कि हुआ है भाषा के आने से। मैं सोचता हूं इस दर्शन के आने से एक दूसरा बिग बैंग होने की संभावना है, जिसमें भाषा से अर्थ इंगित होना यानी अर्थ साक्षात्कार होना, उससे हमारी सब में पूरकता और उपयोगिता समझ में आना, हम सभी का एक इन 3 योजनाओं के अंदर परस्पर पूरक हो जाना, हमारी आशा विचार इच्छा इस संकल्प के अर्थ पे नियंत्रित हो जाना, ये एक बेसिकली इस दर्शन का प्रस्ताव है। तो आप सभी ने मुझको ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ा टाइम ऊपर ले लिया मैंने, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो वैसे ये प्रौढ़ अध्येताओं की प्रस्तुति का सत्र पिछले 2-3 साल पहले निर्धारित किया गया था और इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है। प्रस्तुतकर्ताओं को उस समय जो उचित लगता है उस पे वो अपनी बात रखते हैं। तो धन्यवाद भैया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल रहा। तो आज की प्रस्तुतियों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं और आशा है कि हम सभी यहाँ से उपलब्धि के रूप में कुछ अच्छा, कुछ सार्थक आज यहाँ से ले जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वक्ताओं का, संचालकों का भी बहुत धन्यवाद। हमारी जो साउंड सिस्टम टीम है, कैमरा टीम है, आप लोगों का भी धन्यवाद और नागपुर आयोजन समिति को भी बहुत बड़ा थैंक यू। तो चाय के ब्रेक के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से 6 बजे सांस्कृतिक संध्या के लिए मिलेंगे और बच्चों ने खूब मेहनत से तैयारी की है कि वो आपके सामने प्रस्तुत हो, तो वो काफ़ी उत्सुक है। तो आप लोग फिर से ज़रूर आइए और 6 बजे ठीक चाय के ब्रेक के बाद हम फिर से इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।